अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे कि ट्रंप हुकूमत नई इंतज़ामिया नए फ़ैसले सादर किए जा रहे हैं, इसका बराह रास्त क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर। क्यों कहा जा रहा है कि सियासी समाजी और माशी मामलात पर असर पड़ सकता है, किन बुनियादों पर फ़ैसले किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल करीब में ट्रंप हुकूमत की जानिब से वो कौन से फ़ैसले होंगे जिस पर आज हम बात करेंगे। और साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक मखसूस ग्रोह है जो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में मुकीम है, वो क्या किरदार अदा कर रहा है। मुख्तलिफ मुहिम भी चल रही है, इसके ऊपर तफसील से आज अब बात करेंगे। डॉक्टर दानिश ने हमें आज टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, तज्जिया इनसे जानेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। मैं जानना चाहूँगा यकीनी तौर पे जो सिचुएशन बन रही है, जब जब नई हुकूमतें आती हैं बिलखुसूस अमेरिका के अंदर, तो उसको दीगर मुल्कों के साथ पाकिस्तान में भी सियासी माशी और दीगर मामलात के हवाले से नथी किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्यों ये कहा जा रहा है कि अब माशी मामलात के अंदर कुछ तब्दीली आएगी। और हमने ये देखा था कि जी इलेक्शन से कबल कबल जो है वो यहाँ पर सियासी जमातें भी कुछ ये कह रही थी कि जनाब कुछ ना कुछ मामलात किए जा रहे हैं, वहाँ से भी बयानात आए थे। नताइज क्या निकलेंगे, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक के अहम सरबराहान से भी मुलाकातें कर रहे हैं, क्या लॉबिंग हो रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा जिस इंटरेस्ट में डील करता है वो अमेरिकन इंटरेस्ट है। तो अमेरिका को जहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट अज़ीज़ है, उसके अलावा वो कभी भी किसी मुल्क के इंटरेस्ट में डील नहीं करता। उनके लिए जो कौमी मफ़ाद है अमेरिका का, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है उनके लिए। बाकी अमेरिकन्स जो वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख़्याल रखते हैं, वो हमेशा अमेरिकन इंटरेस्ट ही होता है। बाकी बात करें हमारी हुकूमत की या हमारी मईशत की, तो मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि हमें अपनी मईशत की तरफ अपनी मईशत के लिए अमेरिका की तरफ क्यों देखना है? हमें अपनी मईशत के लिए खुद को हमें जो है वो सेल्फ सफिशिएंट करना है कि हम अपनी मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर सकें। बाकी अमेरिका हमारी मईशत में हमारे किस हिसाब से मदद कर सकता है या आगे आ सकता है, तो वो इतना तो नहीं कर सकता कि हमारे कहने पे आईएमएफ को ये कह दे, हमारी रिक्वेस्ट करने पर भी आईएमएफ को ये कह दे कि उन्होंने जो अगली इंस्टॉलमेंट हमें देनी है वो हमें टाइमली दे दें, या उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर कोई रोड़े ना अटकाएं या कोई मसाइल पैदा ना करें। तो वो अमेरिका अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में काम कर रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका हमेशा अमेरिकन इंटरेस्ट में ही काम करेगा। डॉक्टर तानी साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मगर एक मामला ये है कि जब जब हम ये देखते हैं कि जब माजी के अंदर इस्लामी ममालिक के अंदर हम ये कहते थे कि जी ताकतवर तरीन है, वो उसकी बुनियादी वजह थी कि जी हम टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं आगे थे। उस वक्त की जो जदीद इर्तिकाई अमल से गुजर रहा था जो लोग, उसके अंदर हम आगे थे। इसी तरह आज के दौर में ये देखा जाता है कि जी किसके पास ज़्यादा जदीद हथियार है, किसके पास ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, उस बुनियाद पर मुकम्मल तौर पे चीज़ें जो हैं वो चलती दिखाई दे रही होती हैं, और उसी बुनियादों के ऊपर ममालिक जो हैं वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे होते हैं। फिर दूसरी जो अहम वजह बताई जाती है कि जी सरमाया किसके पास है, किसके पास कंट्रोल है और कौन ताकतवर है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अपने आप को किस ब्लॉक के अंदर देखना ज़्यादा बेहतर समझता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर हमें ये बात भी सुनाई दी जा रही थी कि जी चीन, अमेरिका और दीगर जो एशिया के ममालिक हैं उसके दरमियान ताल्लुकात में वाज़ेह फ़र्क आ रहा है, कहीं शिफ्टिंग होती दिखाई दे रही है। उसके अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, आपकी क्या राय है। और अमेरिका के साथ कुर्बतें तो हैं, चीज़ें मामलात और तमाम चीज़ें हैं, मगर उस ब्लॉक से अगर हटते हैं तो क्या नुकसानात और फ़ायदे हो सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की जग़्राफ़ियाई हैसियत देखनी है कि पाकिस्तान इस वक़्त जग़्राफ़ियाई लिहाज़ से जो है वो पूरी दुनिया में अहमियत का हामिल है। क्योंकि आपकी दुनिया की जितनी भी ट्रेड हो रही है उसके लिए अरेबियन सी जो है वो सबसे ज़्यादा हॉट चैप्टर है। आपकी गवादर की बंदरगाह, आपकी कराची की बंदरगाह, इसी तरह यूएई। अब जो आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो सूट करता है जग़्राफ़ियाई लिहाज़ से भी और वैसे भी, वो पाकिस्तान को चाइना और रशिया का ब्लॉक जो है वो ज़्यादा सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान की कुछ मजबूरियाँ हैं, पाकिस्तान की कुछ माशी पाबंदियाँ हैं, पाकिस्तान के कुछ 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 ऐसे ताल्लुकात हैं या कुछ ऐसा पास्ट में और आने वाले फ्यूचर में होने वाला है कि जिसकी वज़ह से वो अमेरिकन ब्लॉक को भी नहीं छोड़ सकता। उसकी एक ख़ास वज़ह ये है कि 1 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं, 1 मिलियन पाकिस्तानी, 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका में मकीम हैं, जो कि पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो कि वहाँ पे दे आर अमेरिकन सिटिज़न्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स एंड वाइस वर्सा। इसी तरह जब पाकिस्तान चाइना के ब्लॉक में आता है तो पाकिस्तान को पुश किया जाता है कि वो चाइना से निकले। अब क्योंकि अमेरिकन कंट्रोल अफगानिस्तान के ऊपर भी है, अमेरिकन कंट्रोल जो है वो
बाकी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वहां पे भी हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान इस तरफ जाता है, रशिया के ब्लॉक की तरफ या चाइना के ब्लॉक की तरफ जाता है, तो हम साफ देखते हैं कि पाकिस्तान को जो आलमी बैंक जो है उसकी तरफ से जो इंस्टॉलमेंट्स आनी होती हैं, या पाकिस्तान को IMF के जो प्रोग्राम्स रिन्यूअल होने होते हैं, उनमें पाकिस्तान को खातिर खा मुश्किलात पेश आती हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डिरेल करना शुरू हो जाती है, यानी एक दफा फिर लड़खड़ा जाती है, पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पाता। उसके पीछे वजह यही है कि अमेरिका ऐसा होने नहीं सर देता, मैं और एक अमेरिका बात चाहता और है भी कि चाहूंगा पाकिस्तान डॉक्टर जो है दानिश वो साहब, आप ये भी इस पे भी फरमाएं कि जब यहाँ पर ये मामलात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जब हुकूमतें ये चाह रही होती हैं कि जनाब ठीक है जी पाऊँ और मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर ये भी होता है कि एक सियासी जमात और कुछ ग्रोह की जानिब से मुख्तलिफ मुहिम का आगाज़ कर दिया जाता है, बायकॉट्स किए जा रहे होते हैं, कहा जा रहा होता है भाई फ़लाना प्रोडक्ट नहीं खरीदना, फ़लाने इदारे की बनाई गई प्रोडक्ट नहीं खरीदना, बाहर से जो पैसा पाकिस्तान आना है वो नहीं भेजना। ये तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं तो उसका बराह रास्त असर किस तरह पड़ता है और क्या इमेज डेवलप होती है। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा माशी तौर पे ये किरदार किस तरह है और इसके पीछे जो लोग हैं वो किसका फ़ायदा कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी ज़रा आप डिटेल में हमारे नाज़रीन से शेयर करें। देखिए, फॉरेन फंडेड पार्टी जो है वो तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तानी अदालतों के थ्रू भी एक ही पार्टी जो है वो फॉरेन फंडेड पार्टी जो है वो साबित हुई है। उसी पार्टी के लोग जो है अब जो कि पाकिस्तान से इस वक्त मैं कहूंगा भगोड़े हैं, और वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, या फिर कुछ नाम नेहाद सहाफी जो हैं जो कहते तो ये हैं कि वो बहुत मुहिब्बे वतन है, लेकिन वो रातों रात पाकिस्तान से निकल जाते हैं और किसी और मुल्क में जाके बैठ जाते हैं, और वहां पे बैठ के ये वो जो भगोड़े लोग हैं ये बाहर मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ बदनामी का सबब बनते हैं। अब आप देखें कि इन लोगों की व्यूअरशिप अगर ज्यादा है तो जितनी नेगेटिविटी ये पाकिस्तान के बारे में फैला सकते हैं वो पाकिस्तान के बारे में फैलाते हैं। ये लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, ये लोग ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान ने इन्हें जन्म दिया, ये लोग डॉक्टर ये भी दानिश भूल मैं चुके ना हैं। इधर एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ और मैं करता भी हूँ, मतलब कुछ लोग जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप है उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे सेगमेंट्स जो इस तरह का बयानिया बना रहे हैं वो क्या आपकी पार्टी के तौर, आपकी पार्टी के लिए भी किसी तौर पे भी सही है या नहीं। मतलब गैर महसूस तरीके से कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म और एक ऐसी रायामों और ऐसे मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं जो बराह रास्त ऐसा लग रहा होता है कि जी ये इनके हक में जा रही है और उन्हीं के फॉलोअर्स कहीं ऐसा लगता है कि उनके प्रो चल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके डैमेजेस अपनी पार्टी को दे रहे होते हैं सर, गैर महसूस तरीके से। क्या कहते हैं, तरदीद कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए अली वो सिर्फ रजा, पाकिस्तान एक को नहीं होता कर रहे है, सर, वो अपनी सियासी जमात के लिए भी बड़े दुश्मन है। मेरा ये मौक़िफ़ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अली रजा, एक होता है कौमी मफाद, एक होता है जाती मफाद। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उन्होंने अपनी फर्स्ट डिबेट में बड़ा ही क्लियरली कहा था कि हमें कौमी मफाद को हमेशा तरजीह देनी है जाती मफाद के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पे पार्टीबाजी के नतीजे में, यहाँ पे मैंडेट के नतीजे में, यहाँ पे अपने जाती मफाद के नतीजे में कौमी मफाद को पीछे कर दिया जाता है, कौमी मफाद को धकेल दिया जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने बजाते खुद, उनके मिनिस्टर्स ने और उनके जितने भी चेले अब बाकी फॉरेन कंट्रीज में बैठे हैं, एज अ फॉरेन एजेंट वो काम कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के कौमी मफाद को रेजा रेजा कर दिए। दे जस्ट डिस्ट्रॉयड इट। वो पाकिस्तान का इमेज किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं वो ये चीज भूल जाते हैं कि जिस पासपोर्ट पे वो पाकिस्तान से निकले वो पाकिस्तानी है, वो अपनी कंट्री ऑफ बर्थ भूल जाते हैं। और ये भी वो भूल भूल जाते जाते हैं हैं अगर कि यहाँ से उनको वापस जाना आइडेंटिटी पड़ा देने तो वाला किस भी। मुल्क जाएंगे अगर पाकिस्तान का पासपोर्ट रोक लिया जाए या ना हो। ये भी एक बड़ा मामला है। एक मिनट के लिए खुदा ना खास्ता सोच लीजिए कि आपका ये मुल्क नहीं है तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल, आपकी आइडेंटिटी नहीं है तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। आपको आज जो शोहरत मिली, आपको आज जो व्यूअरशिप मिली, वो सारी इसलिए मिली कि आप पाकिस्तानी बॉर्न है, पाकिस्तानियत आपके खून में है। इसीलिए पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी, पाकिस्तान ने आपको शोहरत दी, पाकिस्तानियों ने आपको शोहरत दी, और आप पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। और मजे की बात अली रजा ये कि ये जो नाम नेहाद सहाफी हैं, ये जो नाम नेहाद पॉलिटिशियंस हैं जो कि भगोड़े हैं, वो ये नहीं करते कि उन्हें अपने किए पर कोई नदामत होती है, कोई शर्मिंदगी होती है, वो अपनी इस चीज को जारी रखते हैं। वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनना 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 और उसको जारी रखते हैं। वो इस चीज डॉक्टर में दानिश फख्र थोड़ा सा महसूस मैं करने इस तरफ लगते भी हैं। आना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो ट्रंप हुकूमत है वो नए कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर काम कर रही है जिससे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, या कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान में गौर किया जा रहा है और उसका बराह रास्त असर जो है वो पड़ सकता है यहाँ के लोगों पर, यहाँ की मीशत पर। एक इस हवाले से थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि हम सुन रहे थे कि जनाब मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ऊपर काम हो रहा है, कुछ ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, कुछ अभी होने वाले हैं। देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अपना इक़्तिदार संभाला, आते साथ उन्होंने पहले ही दिन 50 से ज्यादा एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर साइन किए,
उसके बाद उन्होंने फॉलोइंग वीक में तकरीबन 25 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किए, जिसके तहत उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में जहां जहां यूएसएड जारी थी और यूएसएड के प्रोग्राम्स चल रहे थे, उन्होंने उन सारे प्रोग्राम्स को बंद किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, पहले मुझे अमेरिका की इकोनॉमी संभालनी है, उसके बाद मुझे बाकी मुल्कों की तरफ आना है। अब खास तौर पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात की या डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की, ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं ये बड़ी ही रीजनेबल हैं, ये दोनों चीजें जो हैं बड़ी कंसिडरेबल हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज कमिंग अहेड विद बेटर प्लान्स फॉर पाकिस्तान। अभी जो फ्यूचर में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों ही जो है अमेरिका का विजिट करने लगे हैं, एंड आई एम इंश्योरिंग यू कि इन सारी चीजों में एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक ब्राइट फ्यूचर आ रहा है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी डील्स आ रही हैं, जिसकी वजह से जैसे पाकिस्तान का भी गवादर जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल हुआ है, गवादर की बंदरगाह जो ऑपरेशनल हुई है उसके ऊपर कुछ खुसूसी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं यूएस की तरफ से। और यूएस में जो बैठे पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, आपको पता चला होगा कि पिछले दिनों, बल्कि आपको इस चीज का बेहतर आइडिया होगा कि पिछले दिनों जो है एक ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अमेरिकन बिजनेसमैन का सेट ऑफ बिजनेसमैन, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो है वो पाकिस्तान आया। उन्होंने पाकिस्तान आके मुख्तलिफ सूबों का दौरा किया और वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। तो ये सिर्फ एक पहला कदम था पाकिस्तान की जानिब, पाकिस्तान की तरक्की की जानिब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जानिब। फ्यूचर में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ और अमेरिकन जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, उनके साथ जैसे ही लीडरशिप के साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की जो है मुलाकातें होने जा रही हैं, तो इसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सामने आ रही हैं जो कि डॉक्टर पाकिस्तान दानिश के साहब, मैं आपका बेहतरीन एक सजेशन भी चाहूँगा कि इस हवाले से दें। देखिए ना जी, ट्रंप है ना, हम कहते हैं जी ठीक है एक ताकतवर स्टेट है, मगर वो साथ एलन मस्क को लेके घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत उनके साथ वाज़े दिखाई देती है। आप क्या समझते हैं कि जनाब हमारे पास सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही रह गया है, या टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास बेतहाशा टैलेंट है मगर वो दिखाई नहीं देता? उसकी वजह यह है कि जो हमारे आम ओहदेदार हैं, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, वो शायद उसके ऊपर उस तरह तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि वो उस सेगमेंट से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। क्या वजूहत है कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, रिसर्च की बुनियाद पर बड़े बड़े मामला दिखाई देते हैं, उसका बराह रास्त मीशत से ताल्लुक़ है? कहाँ लैकिंग हो रही है कि ये जो ये जो एज ग्रुप है ये आड़े आ रहा है, या क्या मामला है कि टेक्नोलॉजिस्ट साथ दिखाई नहीं देते हमारी पॉलिटिकल लीड में? तमाम सूबे, तमाम आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त ऐवान में है, जो अहम ताकत रखते हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, मैं पहले भी कई टीवी प्रोग्राम्स में इस बात को बड़ा ही वाज़िया कर चुका हूँ कि ट्रेडिशनल माइंडसेट को पाकिस्तान से थोड़ा-सा ब्रेक देना होगा, उन्हें थोड़ा-सा साइड पे करना होगा, और जो प्रोफेशनल माइंडसेट है, जो यूथ का माइंडसेट है, उसको आगे आना होगा। जैसे कि बिलावल भुट्टो ने भी इस बयानिए को आगे लेकर आए थे कि पाकिस्तान एक्चुअली नीड्स द यूथ एंड द यूथ लीडरशिप एंड द यूथ माइंडसेट, जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को समझ सकती है, जो कि प्रोफेशनलिज्म को समझ सकती है, और जो कि ये समझ सकती है कि आने वाले 30-35 सालों में आपने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल और प्रोफेशनल और टेक्निकल डेवलपमेंट करके कैसे आगे लेकर जाना है। अब मगर इस पे दानिश बात साहब, जैसे ये आपने की बात कि समझ में डोनाल्ड आ ट्रंप गई, जो है वो मगर ये एलन तब मस्क को होगा ना साथ रखते मुमकिन हैं। जब आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ बैठकें लगाएंगे, आप इस ग्रुप ऑफ माइंड के लोगों के साथ बैठकें लगाएंगे, या एक ऐसा रास्ता बनाएंगे, या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये कोई कोई तो एक ऐसा रास्ता तो बनना ज़रूरी है ना जिसकी बुनियाद पे ऑटो पायलट के ऊपर चल सके चीज़ें। आप मुझे बताएं ना, कोई ऐसा ग्राउंड, कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपकी नज़र में दिखाई दे रही है? और अगर नहीं है तो वो क्या होनी चाहिए जिसके ऊपर इस वक्त ज़रूरी है कि तमाम कंसर्न दिमागों को एक जगह बिठाया जाए, या कम से कम हमें पता हो कि ये दिमाग इन इन जगहों पर बैठे हुए? देखिए, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त मौजूदा, जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीड है और शहबाज शरीफ साहब का जो उनका विजन है, वो एक विजनरी लीडर है। जिस तरीके से, लेकिन पाकिस्तान में एक चीज तो बड़ी ही क्लियर कट है, ठीक है, जब फॉरेनर्स यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, जो सबसे बेहतर सिटी उनको लगता है विजिट करने के लिए, उनको वो लगता है लाहौर। व्हेन दे सी लाहौर एंड दे कंपेयर लाहौर विद अदर सिटीज, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर पाकिस्तान में बाकी कोई जगह सही से विजिट करने वाली है, कोई चीज फॉरेन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, तो वो लाहौर है, लाहौर की डेवलपमेंट है। सो इस शहबाज शरीफ कैन मेक पंजाब, ही कैन मेक पाकिस्तान टू। शहबाज शरीफ ने जैसे विजनरी अपनी सोच के तहत रोशन डिजिटल पाकिस्तान उन्होंने शुरू किया है, जैसे उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे उन्होंने और टेक्नोलॉजिकल सेटअप शुरू किए हैं। देखिए सैयद साहब, जिस तरह से आप बच्चों को लैपटॉप्स दे रहे हैं, आप
बच्चों को, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हाथों में डंडे और पेट्रोल बम्स नहीं दे रहे, हम्म। आप उनको लैपटॉप्स दे रहे हैं, आप स्कूल में टीचर्स को टैब्स दे रहे हैं, आप स्कूल में स्टूडेंट्स को टैब्स दे रहे हैं, आप डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ ने लैंड में, जहां पे पहले पटवारी सिस्टम था, उन्होंने वो भी सारा सेटअप जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ कर दिया। सो व्हेन यू गेट अ लीडरशिप लाइक दिस हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, जिनको ये सोच समझ है कि मुझे आने वाले 10 सालों को देखना है, आने वाले 15 सालों को देखना है, मुझे शाम की रोटी को नहीं देखना, या मुझे ये नहीं देखना कि बस वजारत उज़्मा की कुर्सी मेरे पास है तो मुझे या उसको अगले बचाना 5 साल के कैसे बाद मैं कहाँ स्टैंड करूंगा, सही कह रहे हैं। नहीं, 5 साल के बाद मैं कहां स्टैंड नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ थिंक्स कि आज से 10 साल बाद पाकिस्तान कहां स्टैंड करेगा। द बेस्ट थिंग इन हिम इज कि उसने जिस तरह से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डेवलप किया है, उस तरह से पाकिस्तान उस डेवलपमेंट को डिजर्व करता था। जिस तरह वो डिजिटलाइजेशन लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। जो 5 साल या 10 साल का बच्चा आजकल डिजिटल टैब पे या लैपटॉप पे जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है, या वो जिस तरह से उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस को समझ रहा है, आम बंदा जो 60 साल का आदमी है, 65 साल का आदमी है, वो उस चीज को नहीं समझ सकता। सो जो पाथवे उन्होंने लिया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल पाथवे, वो बिल्कुल ठीक ले रहा है। पाकिस्तान को जो डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो ठीक लेके जा रहे हैं। आज आप फिवर को ओपन कर लें, अपवर्क को ओपन कर लें, या बाकी सोशल हम्म। मीडिया साइट्स को, जहां से आपको काम मिलता है, वहां पे पाकिस्तान के फ्रीलांसर सबसे ज्यादा मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? क्योंकि आज हर बच्चे के पास, हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास लैपटॉप मौजूद है, जहां पे वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, वहां से काम ले सकते हैं, और वो डॉलर्स में अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं। दिस एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने ये इनिशिएटिव अभी से नहीं लिया, 10 साल पहले से लिया, जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, टाइम देने के लिए और तफसीली गुफ्तगू करने के लिए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपने क्लियर की। हम आइंदा भी कोशिश करेंगे आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपने प्रोग्राम में लाजमी लें, और दुनिया में क्या चल रहा है नाज़रीन कोशिश करें कि वो भी आप तक जो है वो पहुँचाएँ। शुक्रिया डॉक्टर दानिश। मामला आपके सामने छोड़ रहे हैं तमाम चीज़ें। फीडबैक का जो मामला है वो आप यकीनी तौर पर हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देते भी हैं और दें, और हम देखना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के हवाले से जो फीडबैक है वो क्या आता है। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ जुड़े रहिए। एक और अहम स्टोरी है उसके ऊपर बात करेंगे।